मन में ये एक विचार था कि अपना कुछ करना है. Okay. I want to be an entrepreneur. So why to rely on others when you can learn, when you can do things yourself? मेरा बचपन से ही बहुत शौक था एक एक्टर बनने का. 111 जो है कहाँ स्टैंड करेगा, ऐसा कुछ लगा आपको उस समय पे? Because my brand is for women and मैं उन्हीं को एम्पावर करना चाहती हूँ. अचानक से क्या हुआ, रातों रात सब कश्मीरी पंडित अपना मतलब घर छोड़कर जा रहे थे, भाग रहे थे. टाइम बदलने में वक्त नहीं, मतलब टाइम ऐसे चुटकियों में बदलेगा. आप राजा से रंक किसी भी टाइम हो सकते हैं और रंक से राजा किसी भी टाइम हो सकते हैं. नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है. मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू. जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं. आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्वेता हांडू जी, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनका एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है 111, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे. तो आइए स्वागत करते हैं श्वेता हांडू का. श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. जी, श्वेता जी, जब हम यंग एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो चुनौतियां बहुत नज़र आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो आपने भी 111 अपना ज्वेलरी ब्रांड आपने खड़ा किया, तो क्या चुनौतियां आपको आई इसको शुरुआती दौर में कि भाई किस तरीके से आपने इसको खड़ा किया, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुशील जी, आपने मुझे इनवाइट किया है. जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या चुनौतियां हमने पाई थी जब हमने अपना ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले तो ये था कि मन में ये एक विचार था कि अपना कुछ करना है. Okay. आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. ओके. और मन में ये भी फिक्स था कि मुझे ज्वेलरी से ही रिलेटेड कुछ Okay. करना है. बट स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन नहीं थी बिकॉज अंटिल 2023 आई वाज वर्किंग. मैं एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रही थी इन अ साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो एकदम से ये थॉट आया माइंड में, इसकी स्टोरी मैं आपसे आगे शेयर करूंगी. बट चुनौतियां बहुत सारी थी. जैसे कि सबसे पहले कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है. Okay. दूसरा, हम जॉब करते हैं तो थोड़ा बहुत सेव करते हैं. थोड़ा बहुत अमाउंट था जो मैं इन्वेस्ट कर सकती थी. बट फिर भी ये डर भी था कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट गलत हाथों में ना चली जाए. कहीं जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो वेंडर्स हैं, मुझे ऐसा ना हो कि स्कैम हो जाए. क्योंकि आप बहुत बहुत सारी चीजें सोच के चलते हैं. because this is a hard earned money. हार्ड अर्न मनी, राइट. खून पसीने की कमाई कमाई जिसको है. कहा जाता है. तो बिल्कुल ठीक कहा. तीसरा ये था कि चलो स्टार्ट भी कर लेंगे, वेंडर्स भी चलो ठीक मिल गए. बट अपनी ज्वेलरी को उस प्लेटफॉर्म तक कैसे लाया जाए. Okay. आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. ये सब तो ठीक है, आप थोड़े थोड़े अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं. बट एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपनी सारी ज्वेलरी डिस्प्ले करें, जिसपे लोग आके खुद चूज करें, खुद देखें और ऑर्डर करें. उसके लिए एक वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी था. Okay. तो ये कुछ चैलेंजेस थी. एंड मेरा एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड है, सो आई हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू मेक अ वेबसाइट. बिकॉज डिजाइनिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ये शुरुआती कुछ चैलेंजेस थे जिनसे मैं जूझ रही थी. जो एक यंग एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर को जूझता है. लगेगा. जी. जी. फिर ऐसा हुआ कि एक चीज मेरे अंदर है कि मैं खुद से चीजें करना ज्यादा पसंद करती हूँ एज कम्पेयर टू किसी और से करवाने के लिए. तो मैंने सोचा कि मैं अगर अभी वेबसाइट मेरे को बनानी है तो आई हैव टू हायर समवन. और फिर मेरे को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके टाइम से चलना पड़ेगा. ये बड़ा होता है कि जी. फिर देन उसके पीछे पीछे रहो कि भाई Of course. आप ये दे दीजिए, फिर वो डिले करेंगे, फिर उनके जी. हिसाब से चलना फिर होगा. आई आपके अंडरस्टैंड. आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. बिकॉज जी. जो मेरी ज्वेलरी है
I have a vast collection of jewelry Okay. that comes from necklaces to rings to earrings to everything you can think of in jewelry section. तो अभी आपको हर सेक्शन में ज्वेलरी को अपलोड करना है, नेकलेसेस को अपलोड करना है, रिंग्स को अपलोड करना है, इयर रिंग्स को अपलोड करना है, स्टड्स को अपलोड करना है. तो आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको एक फोटोग्राफर भी चाहिए. तो आपको कोई क्लू नहीं है कि आपको कहाँ से कौन सा फोटोग्राफर अच्छा मिलेगा. एंड देन उनकी फी प्लस अब जो वेबसाइट आप अगर किसी से बनवाते हैं तो आपको ये भी देखना है कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट्स तो उनको बेच देंगे, फिर वो कब वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, क्या टाइमली आपकी ज्वेलरी वेबसाइट पे अपलोड होगी, क्या टाइमली आपके जो डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो टाइमली वेबसाइट पे अपलोड होगा कि नहीं होगा. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेरे दिमाग में थे और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था स्टार्टिंग का. बट मैंने एक चीज़ सोची कि अगर जिंदगी में हमने कुछ पढ़ा है, सीखा है, तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए. तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ पे आई लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच बिफोर स्टार्टिंग माय ज्वेलरी बिजनेस. मैंने सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मैंने सीखा कि फोटोग्राफी कैसे, हालांकि आई एम गुड एट फोटोग्राफी बट नॉट एट द लेवल ऑफ कि मुझे वेबसाइट पे जो डालनी है. मैंने स्क्रैच से आई लर्नड एवरीथिंग. So I very proudly say that I made my own website. I do my photography myself. I upload everything myself on time, before time. बहुत बढ़िया. तो वो एक चैलेंज मेरा कवर हो गया. ना मुझे फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे किसी को हायर करने की ज़रूरत पड़ी कि वो मेरी वेबसाइट बनाए. बहुत बढ़िया. श्वेता, यहाँ एक सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे विचारों में हम अक्सर जैसे बात करते हैं ना, यंग एंटरप्रेन्योर को जैसे हम बात कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप एक्सीलेंस लाओ किसी एक क्षेत्र में, फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, है नहीं, एंड यू शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सेइंग जो चलती हैं मार्केट में. तो आपने उस मिसनॉबर को भी थोड़ा तोड़ दिया कि भाई मैं जो है काम करूंगी तो पहले मुझे उसकी नॉलेज चाहिए. इफ आई एम स्टेपिंग इनटू समथिंग तो मुझे जानकारी बहुत ज़रूरी है. तो ये तो बहुत अच्छा है, दर्शकों आप भी सुन रहे हैं कि एक यंग एंटरप्रेन्योर बता रही है कि भाई किस तरीके से उन्होंने बेसिक जो लर्निंग है वो की. क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं कि चूंकि आपने सक्सेसफुली किया है तो कैसा फीलिंग था, अगर वो आप ना करते तो फिर क्या करते हैं? मैं यंग एंटरप्रेन्योर से यही कहूंगी कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं, आप एकदम से पैनिक होके लोगों को हायर करना मत स्टार्ट कीजिए, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज. ये भी गलती करते हैं लोग जी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज कि वो खुद भी इतने पॉलिश्ड हैं, क्या उनको खुद इतनी नॉलेज है. देखिए, हम प्लेटफॉर्म पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं कि हमने ये किया है, हमें ये आता है, हमें, बट इंटरनली आपको नहीं पता है कि क्या वो जो पर्सन है वो सक्षम है सच में. तो इसीलिए मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि आप खुद सीखिए, खुद अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, ताकि कोई भी आपको आगे चल के बेवकूफ ना बना सके. अब आप कहेंगे कि बेवकूफ कैसे? अभी जैसे हम एड्स क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड्स हम चलाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स हम चलाते हैं. इनके लिए भी अगर मैं कोई हायर करूंगी तो आपको शायद पता होगा कि पे पर क्लिक होता है. जैसे जैसे कस्टमर्स क्लिक करते हैं एड्स पे, वैसे वैसे आपके बहुत पैसे कटते हैं, और फिर वो आपका प्रोडक्ट ले या ना ले, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपके पैसे चले जाते हैं. अगर आप एड्स चलाना, वेबसाइट बनाना, फोटोग्राफी करना खुद सीखते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है कि इसमें इतने पैसे लगे, आपका इतना बिल आया, क्योंकि आपको खुद पता है आपने कितना खर्चा किया, आपने कितना, आपके पास पूरा अपना डेटा है. एज कम्पेयर टू पीपल, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं कि मैम इसमें इतना खर्चा आया, आपको करना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा. वैसे ही वेबसाइट के लिए जैसे मैं आपको कह रही हूँ, वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं, अभी आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, हमारी कहीं और एंगेजमेंट है. 2 दिन तक अब यू कैन नॉट डिले, बिकॉज सपोज आपका कोई फेस्टिव सीजन है, आपको फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर का कोई बैनर डालना है, यू कैन नॉट वेट कि
दिन के बाद या 2 4 5 दिन के बाद जब ये पर्सन फ्री होंगे तब, तो why to rely on others when you can learn, when you can do things yourself. वेरी नाइस, जी वेरी नाइस। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो कई बार जो कस्टमर ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बिजनेस शुरू तो कर देते हैं बट दे डू नॉट नो वेयर देयर टारगेट ऑडियंस इज या तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है उनको कि भाई वो क्या करते रहते हैं कि गलत जगह ट्राई करते रहते हैं। जी तो कुछ सेग्रीगेशन या कुछ पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस या टारगेट जो कस्टमर है उनको आपने टारगेट किया था शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने आपको कहा था कि आई वॉज न्यू टू दिस हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ओके। बट धीरे धीरे जैसे मैंने सीखा, तो मैंने जो मेरी क्लासेस थी एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस को हैंडल करने की, अम, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो वेबसाइट मेकिंग हो, चाहे वो एड क्रिएशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, मैंने जो स्क्रैच से सीखा, तो उसमें मैंने ये सीखा कि हम कहीं पे भी बाहर जाके रैंडमली किसी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते ओके। हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम ये सब करने के लिए। अगर आप सच में बहुत सीरियस हैं और आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे आप एड्स चलाना सीख रहे हैं, उन एड्स में आप एड्स चलाते हैं फेसबुक पे, आप देखते होंगे, तो जो भी ब्रांड है वो सेग्रीगेट करता है ओके। कि मुझे इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के फीमेल्स को टारगेट करना है, बिकॉज माइन is a women centric, Obviously, women oriented brand, obviously. so obviously I will focus on women. It must be, I think, 25 plus. What? ज़्यादातर 25 plus Yes, women. so I have, my bracket is from 20 from the age of Okay. 20 till 60 65. Oh. So I have done that R&D कि मुझे पहले तो फीमेल को टारगेट करना है, फिर मुझे किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप की लेडीज को टारगेट करना है, फिर उनके क्या शौक हैं, जो पार्टीज में जाती हैं वो सेग्रीगेशन, जो ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं वो। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिनको आप कहते हैं कि आप एक अपना एक पूरा चार्ट बनाते हैं कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक, किस से किस तक, किधर से कहाँ तक पहुंचना है, तो वो आप फिक्स करते हैं, देन यू रन योर एड्स। तो वो जो एड्स रन होते हैं वो पर्टिकुलर उसी एज ग्रुप को, उसी को टारगेट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड बेटर अप्रोच रादर देन मार्केट में रैंडमली जाके लोगों को अप्रोच करना। ब्यूटीफुल। कहाँ साइबर सिक्योरिटी, कहाँ ज्वेलरी, तो ये जो शौक है, ये जो क्रिएशन का जो शौक है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ क्रिएटिविटी, तो ये कहीं ना कहीं तो इनग्रेन्ड रही होगी पहले, बचपन से या बाद में या जैसे भी, आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन एंड ऑल। जी तो बहुत सारे लोग जो हैं डरते हैं कि किसी भी जॉब को करते हुए और जॉब को छोड़ देना और अपना बिजनेस करना, जी तो ये बड़ा डेलिकेट पॉइंट है ये। तो मैं इस पे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि अचानक ये जो ट्रांजिशनल जो फेज आया आपकी लाइफ में, ये क्यों हुआ? सुशील जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि द पर्सन हु इज इनटू जॉब्स, वो एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं, दे विल नेवर वांट टू टेक एनी रिस्क्स। उनका 9 to 5 जॉब फिक्स्ड है, उनकी फॉर एग्जांपल 10 लाख पर एनम सैलरी फिक्स्ड है, दे वोंट गिव एनी चांस कि वो उस ब्रैकेट से बाहर निकल के कुछ ट्राई भी करें, बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की, ये वो, तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। बट मेरे केस में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ रिस्क टेकर, तो मैं बहुत वैसे नहीं हूँ कि स्टीरियोटाइप कन्वेंशनल उसी में रहना है। अगर हमने लाइफ में कुछ रिस्क नहीं लिए तो हमने क्या ही जिया। एक कहावत भी है कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो ये सबसे बड़ा रिस्क लिया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने वो एड भी सुना होगा, डर के आगे ही जीत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तक हम डरते हैं, हम
कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें वो एक स्टेप, एक प्लंज लेना पड़ेगा इन द अननोन टू सी व्हाट इज आवर कैलिबर। हालांकि सबको पता होता है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, हमारे टैलेंट्स क्या हैं, वो करना चाहते भी हैं बट कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ उनको रोकता है। जैसे कि मैंने कहा, मे बी बच्चे हों, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हों। मेरा, जैसे मैंने आपको बोला, पहला है कि रिस्क टेकर मैं हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेती हूँ। दूसरा, जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम जॉब्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इसके पीछे एक बहुत लंबी भी और इंटरेस्टिंग कहानी भी है। जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर इन द फर्स्ट प्लेस। मेरा बचपन से ही बहुत शौक था एक एक्टर बनने का, सॉरी एक्ट्रेस बनने का, एंड माइंड में कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना है। हालांकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। माता पिता ने कहा होगा कि शायद कि ये सब करना है। जी, माता पिता जो है मतलब पेरेंट्स का बेसिकली यही रहता है कि हमारा बच्चा एक सिक्योर लाइफ जिए, और सबसे बड़ा होता है कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हासिल करे। तो शायद बचपना भी होता है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी अपने स्कूल में भी। आई वॉज ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, इन स्पोर्ट्स, इन एक्टिंग, इन सिंगिंग, इन डांसिंग, वॉट एवर यू से। तो हमारे प्रिंसिपल जो थे, उन मतलब ही इज स्टिल अलाइव, तो उन्होंने हमारी मदर को ये भी बोला था कि शी इज द एक्ट्रेस ऑफ आवर स्कूल, बिकॉज हर एक चीज में मैं इन्वॉल्व रहती स्टार थी। थे आप अपने एक तरीके स्टार तो शायद बहुत बड़ी बात होगी, वो नहीं कहूंगी, बट हर चीज में मैं मेरा पार्टिसिपेशन था। आई वॉज अ स्कूल लीडर एज वेल, तो मतलब हर चीज में मैं एक्टिव थी। तो ये मुझे पता था कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट्स हैं और कैपेबिलिटीज हैं, बट ये कभी नहीं सोचा था कि इन कैपेबिलिटीज का या टैलेंट्स का आगे क्या होगा। तो मैं थिएटर में भी थी, मैंने थिएटर भी किया है, काफ़ी एड्स किए हैं, काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज की हैं यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। तो फिर जो ये ट्रांजिशन हुआ, जॉब्स करते 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 कहीं वो सारा वो टैलेंट कहीं वाइप आउट हो गया, छूट गया, पीछे छूट गया और माइंड से ही निकल गया। क्योंकि हम प्रोग्राम्ड होते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और एक सिक्योर जॉब लेने के लिए। बाकी जो हमारी हॉबीज होती हैं या टैलेंट्स होती हैं, वो आप जब बैक सीट ले लेते हैं, आप उस डेली ग्राइंड में, रैट रेस में ऐसे फंस जाते हैं कि आप अपना सब कुछ वो भूल जाते हैं कि आपके पास भी कुछ ऐसी टैलेंट्स हैं। तो क्या थे, क्या हो गए और जी क्या होंगे क्या हो सकते थे वो सारी हो कहानियां सकते छूट थे। जाती हैं। बिल्कुल। तो सर यही है कि वो रैट रेस में, ग्राइंड में ऐसे फंसते गए कि कुछ टाइम ही नहीं मिला। बट बैक ऑफ द माइंड यही था कि जॉब्स में तो थे, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे भी थे, बड़ी टीम्स भी हैंडल की, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। एक सीनियर मैनेजर आप समझते ही हैं कि अच्छे अच्छे सीटीसी पे भी होते हैं, तो मतलब काफी अच्छा पैकेज भी था। बट अंदर एक एक वॉइड था, एक खालीपन, एक वो हैप्पीनेस नहीं था। मतलब बस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, एक ऑटो पायलट पे लाइफ चल रही है, तो लाइफ जीने का कोई पर्पस नहीं दिख रहा था, नहीं था कि भैया क्या कोई रस नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, एक ऑटो पायलट पे जैसे मैंने कहा चल रहे थे। तो फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा आपसे एक्सपेक्टेशंस कि ये करना है, ऐसे करना है। अनएक्सपेक्टेड आपका जो है टारगेट्स, अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स, इतने करोर्स करने हैं, इतना ये करना है। मतलब रातों की नींद जो है हराम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ना कहीं चैन, ना कहीं कुछ, बस मन में यही कि कब इस बबल से ये कब फूटेगा और हम यहाँ से कैसे कैसे निकले हम। तो यही सोच सोच के एक एक साल गुजरता रहा, जॉब्स चेंज होती रही, सैलरी बढ़ती रही, यही सब चलता रहा लूप में। फिर कहीं ना कहीं अंदर का एक रेबल जाग गया फाइनली। तो
एक मैं एक जॉब में थी, इससे पहले एक जॉब थी मेरी, मैं मैनेजरल पोजीशन में ही थी, मैं रीजनल मैनेजर थी। तो कोविड का टाइम हम सब जानते हैं कि बहुत ही टफ था, आई नो, वेरी टफ। बहुत टफ था, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो लोग बड़े पैनिक्ड थे। अब हमारे जो उस वक्त जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब जूझ रहे थे जैसे तैसे, बट हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका अच्छा ये था कि उन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को जाने नहीं दिया, मतलब Okay. किसी को भी निकाला नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। बट ऑफ कोर्स आपको भी पता है उस टाइम पे कोई बिजनेस हो नहीं सकता था, इट वाज इम्पॉसिबल। फिर भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि आपको बिजनेस लाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों पे प्रेशर बना हुआ था, कोई नहीं कर पा रहा था, क्या करेगा इंसान जाहिर सी बात है, कोविड के सारे लोग तो घर में माहौल हैं। में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस हद तक आपको टॉर्चर किया जाता है कि नहीं, करना ही है, करना ही है, करना ही, इतना पॉलिटिक्स, इतना गेम्स, कि हमने सोचा नहीं, अब नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमको करना ही नहीं है ये सब। तो पॉलिटिक्स के चलते चलते लोगों ने बहुत सारे मतलब जो पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं एक दूसरे को नीचा करने के लिए, दबाने के लिए, हाँ, वो खासकर पूरा कॉर्पोरेट खासकर ड्रामा। एक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वहां पे वैसे भी फीमेल्स को काफी इतना प्रोत्साहन नहीं देते, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, दबाया जाता है ये भी है, ये भी काफी काफी हद है। तक। Agree. तो इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया हमें कि मतलब बोला गया कि नहीं नहीं, या तो आप कैसे भी बिजनेस लाओ, या तो आपको हम पीआईपी पे रख देंगे। पीआईपी मींस आपका जो कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा पाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको हमें जाने देना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं सुशील जी, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लिए पीआईपी हो रहा है, तो मेरे ईगो को इतना हर्ट हुआ, इतना, कि जो लड़की हर चीज में अव्वल है, हर चीज में वो आगे है, आज तक हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नाम ही कमाया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर अपने प्रोफाइल में मैं आगे ही रही हूँ, इन्होंने मेरे लिए पीआईपी प्लान कर दिया। So there you put your foot down. सो आई वाज लाइक, ये मेरे लिए क्या पीआईपी करेंगे, मैंने ही जॉब से रिजाइन कर दिया। बहुत बढ़िया। बिकॉज जब आपको पता है कि आप किस लेवल का काम करते हैं और आप कहाँ हैं और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आप किसी के सामने ऐसे झुक नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है, कोविड का ऐसा समय है जहाँ पे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको लाखों और करोड़ों का बिजनेस दे, दैट वाज सिंपली अनरियलिस्टिक। सो आई पुट डाउन माय पेपर्स, आई रिजाइन्ड, एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम, बिकॉज उन्होंने सोचा था कि ऐसे करके इंसान को तोड़ देंगे, कोविड है, कोई कहाँ ही जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज नहीं नहीं जॉब। On my own terms, I resigned from that job. हालांकि उसके बाद मैंने ये दूसरी जॉब भी की थी, बट इसका भी कुछ एक स्टोरी है। तो आई पुट डाउन माई पेपर्स, और फिर मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव सोचा कि अब तो मैं कुछ भी हो अपना ही कुछ करूंगी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू एनी जॉब। हाँ, बट एक और जॉब थोड़ा देख लेती हूँ, बिकॉज मुझे अपने फाइनेंसेस थोड़े और इम्प्रूव करने थे। बिकॉज मैंने आपको कहा, आई टेक रिस्क्स, बट आई टेक कैलकुलेटिव रिस्क। एकदम से ऐसे तैश में आके मतलब ब्लाइंडली नहीं करना, ब्लाइंडली नहीं करना। सो उसके बाद मैंने 1 साल मेरा गैप हो गया, जब तक मैंने सोचा बहुत कैलकुलेटिवली कि मुझे किस किस जॉब में जाना है, क्या करना है, कितना सैलरी होना चाहिए, ताकि मैं अपने फाइनेंसेस सिक्योर कर सकूं। उसके बाद मैंने ये जॉब ज्वाइन की जहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर थी एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जैसे ही 1 साल यहाँ कंप्लीट हुआ, एंड आई थॉट कि नाउ आई एम रेडी, हालांकि चैलेंजेस बहुत थे, बट नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट माई न्यू वेंचर। तो यहाँ पे मैंने प्लंज लिया। जैसा कि आपने पूछा था कि क्या ट्रांजिशन था, तो ट्रांजिशन पिछली ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होके इस ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही 1 साल हुआ, आई स्विच्ड एंड आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। वेरी नाइस, गुड स्टोरी। बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड हैं,
जी तो जब किसी मैदान में आदमी आता है तो ये तो सोच के आता ही है कि भाई ठीक है, अब देखा जाएगा जो भी होगा, जी। है नहीं? जब आ ही गए हैं तो फिर तो आपको भी कुछ लगा था कि उस समय पे कि बहुत सारे बतेरे ज्वेलरी ब्रांड हैं, तो 111 जो है ये कहाँ स्टैंड करेगा, ऐसा कुछ लगा आपको उस समय पे? टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको कहूँ कि देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, हम्म, हर चीज में है, हम्म, बट मैं कंपटीशन से डरती नहीं हूँ हम्म, बिकॉज मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरा कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, हम्म, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। हम्म, मैं पहले क्या थी और आज क्या हूँ, वो मायने रखता है, वो असली कंपटीशन है। अब आप कहेंगे कि नहीं, प्रैक्टिकली अगर हम सोचे बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, आप कहाँ खड़ी होती हैं वहां पे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। देखिए, जो भी ब्रांड्स हैं उन्होंने भी तो कहीं से स्टार्ट किया कहीं से होगा। शुरू करा, पहला बेबी स्टेप तो लिया जी, ही होगा कहीं उन्होंने। से तो उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा। वैसे ही स्क्रैच से एक फेथ मन में लेके मैंने स्टार्ट किया। और और जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम, या मैंने कहा कि एक स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी जो ब्रांड है, कोई भी जो हम चीज करते हैं, वो एकदम से राइज नहीं करती, वो एकदम से ग्रो नहीं करती। उसके पीछे हार्ड अर्नड आपका एफर्ट होता है, आपका काफी फाइनेंसेस लगे होते हैं, आपका ब्रेन लगा होता है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। इसको करने में मिनिमम 3 to 5 years आपको देने ही देने हैं, और कंसिस्टेंटली आपको काम करना है विदाउट एनी ब्रेक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टैलेंट भी पीछे छूट जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो टैलेंट भी पीछे रह जाता है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको आगे बढ़ाती है, वेरी गुड। आपको किसी पोस्ट तक पहुंचाती है। तो मुझे किसी का भी डर नहीं है मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ सबके लिए सब कुछ है, हर कैटेगरी के लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट्स किसी एक बड़े ब्रांड से शॉपिंग कर रहे हैं वो मेरे ब्रांड से नहीं करेंगे। आप कहेंगे कैसे? आप बहुत एड्स चलाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत काम करते हैं, आप कंसिस्टेंट है अपने काम में, और सबसे बड़ी बात, आप जो क्वालिटी देते हैं लोगों को, जो एक प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को देते हैं, वो बहुत मायने रखता है। और तभी वो क्लाइंट जो है आप पे ट्रस्ट करता है, आपकी क्वालिटी पे। आपकी कस्टमर सर्विसिंग अगर अच्छी होगी, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आपका रिपीट कस्टमर बनेगा, जैसे कि मेरे साथ होता है। तो वही बात है कि कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, कंपटीशन आपको हर दिन अपने साथ करना है, अपने काम में करना है। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। ये बिल्कुल। क्या खास है आपका जो ब्रांड है, उसमें क्या ऐसी खास बात है कि जो औरों से आपको अलग बनाती है, या आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है और मुझे इसी तरीके से आगे चलना है? देखिए, एक ज्वेलरी ब्रांड बनाना कोई खास बात नहीं है। हम्म, खास बात ये है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम्म, ब्रांड बना के कोई भी खड़ा हो जाएगा, हम्म, बट क्या जब लोग आपसे हम्म, कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई किसी चीज का सोल्यूशन मांगते हैं, क्या आप रेडी हैं? क्या आप प्रेजेंट हैं वो देने के लिए? क्या आप प्रेजेंट है कस्टमर की बात सुनने के लिए? तो मेरा ज्वेलरी ब्रांड बनाना कोई, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी बात है, बट इसके पीछे का जो काम है उस पे मेरा बहुत बहुत ज्यादा फोकस है। तो मैं यही सोचती हूँ कि, और यही करती हूँ, यही मेरा उद्देश्य है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और दूसरी बात है विमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज माई ब्रांड इज फॉर विमेन, एंड मैं उन्हीं को एम्पावर करना चाहती हूँ। आप कहेंगे कैसे? मेरे मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, हालांकि अभी मैंने एक्सपैंड नहीं किया है, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपैंडिंग, बिकॉज अब मेरे से अकेले से नहीं सब हो पा रहा है। तो जो भी मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है, दे आर विमेन, ओह ग्रेट। दे आर विमेन, एंड मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ।
और इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज का, अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं, वो ही आगे चल के आपका भी ख्याल रखेंगे, आपके ब्रांड का भी ख्याल रखेंगे, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखेंगे, आपका क्वालिटी देखेंगे, आपका पैकेजिंग देखेंगे, आपका सब कुछ देखेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सिर्फ कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आप क्या करते हैं वो मेन बात है। दैट इज द मेन थिंग। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जी है। घर परिवार को भी संभालते हुए जी एक बिजनेस वुमन को लेकर के एक समय की भी सीमा है, क्योंकि जी समय तो सबके पास 24 घंटे ही है, जी तो ज़्यादा तो है नहीं। तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, यानी कि समय तो ज़रूर देना पड़ता होगा घर में भी, जी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होंगे, जाहिर-सी बात है। जी अम, देखिए, अभी तो फिलहाल मेरा फोकस मेरा काम है। हुँ, हुँ, एंड दूसरी बात ये है कि आई वॉज जस्ट ब्लेस्ड हुँ, लास्ट ईयर हुँ, विद अ बेबी गर्ल। हुँ, हुँ, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुँ, हुई है 2025 में मेरे लिए, हुँ, जिसके चलते टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। हुँ, बिकॉज आपको uh, उस बेबी के लिए भी टाइम देना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके काम के लिए। हुँ, तो कोई भी दोनों चीज बैक सीट पे नहीं जा हुँ, सकती हुँ, है। हालांकि मुश्किल तो बहुत है, दिन रात एक करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि एक बिल्कुल। न्यू मॉम के लिए बहुत चैलेंजिंग हुँ, फेज रहता है। एक बच्चे को नर्चर करना, उनको टाइम देना, और साथ में अपना बिजनेस भी साथ में चलाना। हुँ, तो आप ऐसा समझिए 24/7 हुँ, आई एम अ वन मैन आर्मी राइट ओह! नाउ। और थोड़ा मेरा स्टाफ है जो मेरा थोड़ा हेल्प करता है। हुँ, हुँ, टाइम निकालना पड़ता है बिकॉज सब कुछ हमारी ही चॉइस है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कहा कि आप काम कीजिए, या हमें किसी ने कहा कि आप बेबी प्लान कीजिए। सब कुछ हमारा ही चॉइस होता है, और हमें ही सोचना होता है कि हमें कैसे टाइम निकालना है और कैसे दोनों या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभानी है। हुँ, इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनके बहुत मतलब आई एम सो थैंकफुल टू हिम। ही हैज बीन वेरी वेरी ग्रेट। सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाती तो वो सीट, फ्रंट सीट ले लेते हैं। जहाँ उनसे थोड़ा सा टफ हो जाता है तो मैं, मतलब गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है। जी, सो गेट गाड़ी चल, एवरी जी सपोर्ट जो भी वो दे जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो डाई हार्ड एटीट्यूड है, ये कहाँ से है? यू आर रेज्ड बाय सिंगल मदर, तो यस क्या उनकी तरफ से है ये? जी बिकॉज़ एक मदर जो सिंगल या हैंडली, जिन्होंने जीवन में सारी चीज़ें हैंडल की हों, अपने बच्चे को रेज़ किया हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको लग रहा है कि आई हैं? लग नहीं रहा है हुँ, सुशील जी है। कि मैंने इनहेरिट वहीं से किया है। वाह! क्या बात है। एक्चुअली इनहेरिट वहीं से किया है। ऑफ कोर्स मतलब हमारी जो परवरिश है हमारी मदर ने की। हुँ, हुँ, एंड मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। हुँ, तो उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए लाइफ में। हालांकि शी इज़ अ डॉक्टर, हुँ, बट उस टाइम में 1990s में हुँ, आपको पता है कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी। हुँ, तो दो बच्चियों को एक अच्छी लाइफ देना, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजना, पढ़ाना। अच्छा पढ़ाना, डिसिप्लिन्ड बनाना, और फिर आगे चल के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होना। हुँ, मतलब मैंने इंजीनियरिंग का मैंने एंट्रेंस दिया था, जिसमें जो मेरा क्लियर हुआ था, उसके बाद ही मेरे को सीट मिली थी। हुँ, तो मतलब ऐसे मेरी सिस्टर भी, शी इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर। हुँ, तो मतलब ये सब उन्होंने हमारे लिए किया। तो एक स्ट्रेंथ ही थी उनकी, जो उन्होंने अकेले सब कुछ किया। इनफैक्ट घर भी उन्होंने अकेले ही बनाया है। हम वाह! तो बहुत छोटे छोटे से थे, हमें तो कुछ इतना आइडिया भी नहीं है। हुँ, तो ये स्ट्रेंथ बेशक हुँ, वहीं से आई है, हुँ, वहीं से इनहेरिट हुआ है। बहुत बढ़िया। मैंने ये भी सुना श्वेता कि जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, बिकॉज़ जी कम फ्रॉम अ कश्मीरी पंडित फैमिली, जी तो आपकी मदर ने तो सब कुछ सहा होगा, और वहीं से ही सारी चीज़ें, और फिर स्क्रैच से खड़ा होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जी। तो देयर आर सम मेमोरीज़ आल्सो? सर मेमोरीज तो हुँ, मतलब इतनी सारी हैं कि वो शायद कभी अ, वाइप आउट पॉडकास्ट ही होंगी खत्म ही हो नहीं। जाएगा, लेकिन जी, अब पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, जी। बट मेमोरीज तो बहुत सारी हैं।
मेमोरीज मिक्सचर है ऑफ हैप्पीनेस एंड सैड फेजेस, मोस्ट ऑफ ऑल सैड फेजेस, क्योंकि बचपन ही संघर्ष का रहा है। पेन, सफरिंग, संघर्ष, हालांकि मैं ये वर्ड्स इतना यूज नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ज्यादा एक गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है जी कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना, वाह वाह, है नहीं? जी जी तो मतलब दर्द ही दवा बन गया। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए मैं ये नेगेटिव वर्ड्स इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बट जो सच्चाई है वो मैं जरूर बयां करूंगी। जी। 1990s का फेज बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था, इतना ज्यादा टेरर से भरा हुआ, पैनिक से भरा हुआ। मुझे अभी भी याद है, हालांकि हम तो बहुत ही छोटे छोटे से थे, इतना मतलब ध्यान भी नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब इतने छोटे थे। तो वो फेज बहुत टफ था। मैं आपको बताती हूँ, जब जब ये सब एक्साइल हुआ हमारा कश्मीर से, एक पलायन जब हुआ कश्मीर से, तो किसी को कुछ मतलब आइडिया नहीं था कि अचानक से क्या हुआ। रातों रात सब कश्मीरी पंडित अपना मतलब घर छोड़कर जा रहे थे, भाग रहे थे। हमारे नेबर्स भी थे, तो हम सब पैक करके निकल रहे थे रातों रात रातों रात। तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर वाले भी डरे हुए थे, बिकॉज मैंने आपको कहा कि हमें अपनी मदर ने पाला है, तो हम मोस्टली अपने नानके में ही रहे हैं। ओके। तो मेरी नानी थी, नाना जी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, नानी थी मेरी, एक मासी है, और मेरी मदर थी, और हम 2 सिस्टर्स थे। ऑल वुमेन। जी, ऑल वुमेन, लाइक 5 इन द फैमिली। तो मुझे याद है थोड़ा बहुत कि घर वालों ने, मेरी मदर ने कुछ एक बैग लिया, उसमें कुछ हमारे बच्चों के कपड़े पैक किए, शायद अपना भी कुछ एक आध चीज पैक किया होगा, और खास तौर पे कुछ बिस्किट्स एंड ऐसा कुछ ब्रेड उन्होंने पैक किया, और एक बैग लेकर हम लोग निकल गए। और जैसे हम अपने घर से निकल रहे थे, एक ट्रक रेडी था, शायद उन्होंने पहले ही बात की थी बात कि की। हमें रात में निकलना है, क्योंकि मोस्टली सब रात में ही निकल जाते थे ओके। अंधेरे में, ताकि कोई देखे ना, ताकि किसी टेररिस्ट को पता ना चले। मतलब बहुत ही ज्यादा भय का माहौल था, बहुत ही डरावना माहौल था। तो मुझे याद है कि जैसे हम घर से निकल रहे हैं, क्योंकि हम सॉरी, मैं इससे पहले बताना चाहूंगी, जैसे हम रात में सोते थे तो गली के बाहर से आवाजें आती थी, नालाए तकबीर, अल्लाहू अकबर, और वो इतनी जोर जोर से वो आवाजें, मुझे अभी भी याद है वो लाइंस। वो एक इतना डर का माहौल एक बच्चे के मतलब मन में, आप समझ सकते हैं कि वो क्या क्या उसका इम्पैक्ट रहता होगा। और बहुत जोर जोर से चिल्लाना, हल्ला करना, पंडितों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मार देंगे मार देंगे। बाहर की गलियों में ये आवाजें आती थी, और एज अ चाइल्ड हमारा दिल रात भर धड़कता रहता था, और मैं सोचती रहती थी कि ऐसा ना हो कि ये दीवार लांग के अंदर आए, दरवाजा तोड़ दे और हमें गोलियों से मार दे। तो ये हर रात मेरे मन में ये डर रहता था, क्योंकि हर रात एक हम खौफ वही, का। बहुत खौफ का मंजर था। और एज अ चाइल्ड ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है मुझे। जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा दिल अभी भी बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा है वो सब सोच के। तो मुझे याद है जिस दिन हम, जो रात थी जिस दिन हमें वहां से निकलना था अपने घर से, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा घर एक बहुत बड़ा आलीशान घर था, 5 स्टोरी हाउस था, उसमें लगभग 20 कमरे थे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रहता था, आमतौर पर हर कश्मीरी पंडित इतना फ्लोरिस्ट था कि हर कश्मीरी पंडित के पास 3 से 4 फ्लोर्स का स्टोरी बिल्डिंग एक आम बात थी। तो वैसे ही 5 स्टोरी घर हमारे लिए, हमारा एक आम बात थी, 20 कमरे होना एक आम बात थी, क्योंकि हर कश्मीरी पंडित का ऐसा ही प्रॉपर्टी था, ओके। विद बिग लॉन्स एंड एवरीथिंग, ट्रीज एंड ऑल। तो वापस उसी बात पे आती हूँ, सॉरी मैं अपने उससे थोड़ा भटक रही हूँ, बट आपको बताना एक जरूरी है बैक एंड स्टोरी। तो जैसे ही उस रात हम निकले और ट्रक खड़ा था, हालांकि ट्रक सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे था, और जब मैं अपने परिवार के साथ उस ट्रक की तरफ जा रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे सुशील जी,
वो डिस्टेंस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्टेंस थी जो मुझे तय करनी थी अपने घर से उस ट्रक तक, जो कि केवल 200 मीटर की दूरी थी। वो डिस्टेंस इतनी बड़ी लग रही थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी, वो इतनी बड़ी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये एंड ही नहीं होगा, और कहीं ना कहीं से अचानक से कोई गोली आएगी और कहीं हमें मार ना दे। तो वहां से वहां तक का वो जो सफर था, उस घर से उस ट्रक का सफर, वो मैं आज तक नहीं भूली। और आज भी अभी भी ये बयां करते करते मैं उसी पास्ट मेमोरीज में अभी हूँ, कि जैसे मैं वहां से निकल निकल के ये सोच रही हूँ और मैं उस ट्रक तक जा रही हूँ। तो ये एक माहौल था, एक डर था, एक 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 बच्चे के माइंड पे आप सोच सकते हैं क्या बहुत असर बहुत बड़ी हुआ। बात है। नथिंगनेस एक फीलिंग है कि सब कुछ था, 20 कमरों का घर था, सब कुछ था, और उसके बाद स्क्रैच से शुरू करना, जीरो से शुरू करना। तो ऑब्वियसली ये तो आपकी मदर ने ही जी शुरुआत की होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप किसी ऐसे माहौल के अंदर होते हैं तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी तो वो जो नथिंगनेस की फीलिंग से लेकर के और कुछ होने की जो यात्रा थी, जी। उससे क्या सीखा आपने? सीख, जिंदगी ने सीख तो बहुत दी है। हम्म, बहुत सीखें मिली है। हम्म, जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही हम अब चले गए, कश्मीर से निकल गए, हम जम्मू पहुंचे, बड़ी मुश्किल से एक किराए का घर हमने लिया। हम्म, उस घर में कुछ भी नहीं था, हम्म, मतलब कुछ भी नहीं था, चार दीवारियों के अलावा सिर्फ एक बल्ब था और कुछ भी नहीं था। तो बात नथिंगनेस की ही आती है। सो दैट हाउस हैड नथिंग, नथिंग एक्सेप्ट दोज फोर वॉल्स एंड अ लाइट बल्ब। और जो इतने आलीशान घरों से आए हैं, इतने अच्छी फैमिली से एफ्लुएंट आए हैं, फैमिली इतने से। एफ्लुएंट फैमिली से, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, अचानक वो उस जमीन पे बैठे हैं जो गोबर से पुता हुआ है, गोबर और मिट्टी से पुता हुआ है, और उसमें चार दीवारी है और उसमें एक बल्ब है। तो हमें समझ नहीं आया कि हम अचानक कहाँ से कहाँ आ गए, क्योंकि हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये क्या है, ये खाली कमरा, खाली कमरा कभी देखा नहीं था हमने। बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि गोबर और मिट्टी से वो लिपा था, हुआ था। लेपा हुआ था। तो कुछ भी नहीं था। उस दिन जब हम वहां बैठे हैं तो हम पांच लोग, मेरी नानी, मेरी मासी, मेरी मदर, मेरी बहन और मैं, हम पांच लोगों के सिवा कुछ भी नहीं था। ना कुछ खाने का था, ना कुछ पीने का था, ना कुछ बैठने का था, ना कुछ सोने का था, लेटने का था, ना कुछ पैसा था, कुछ भी नहीं था। तो शायद कुछ पैसे रहे होंगे जो हाथ में लिए जो चले भी होंगे। जो भी जी। सुरक्षा तो पॉइंट ऑफ व्यू से जी, लिए होंगे जी। तो मुझे याद है कि भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और गर्मी का ऐसा मंजर था, क्योंकि हम कश्मीर से थे, हमने कभी गर्मी फील ही नहीं फील की नहीं थी। करी थी। मतलब जब तक हम छोटे थे हमें तो पता नहीं है। एकदम से मार्च के मौसम में आप आते हैं तो 35 to 40 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर है। बढ़ जाता है। अचानक से आप 5-6 डिग्री से 35 to 40 डिग्रीज में आ गए हैं, और आपके पास पानी तक नहीं है पीने के लिए, आपके पास कोई फैन नहीं है अपने आप को थोड़ा सा कूल करने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो कुछ शायद पैसे रहे होंगे जिससे हमारी मदर और मेरी मासी बाहर गए, उन्होंने 5 घास की चटाइयां लाई। हम्म, हम्म, आज भी मुझे याद है, 11 रुपए की वो चटाई थी एक। 11-11 रुपए की 5 चटाइयां लाई, कुछ हैंड फैंस लाए, और कुछ चावल का एक पैकेट लाया शायद, और नमक और कुछ मसाले, दही वगैरह, ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज लाया। तो 11 रुपए की चटाइयां बिछी, हम बैठे, हमारी मदर ने थोड़ा सा खाना बनाया, और वो खाना भी बहुत ही हम्बल खाना था, बहुत ही बेसिक था। जहाँ बहुत बड़े बड़े पकवान खाने की आदत आदत थी थी। और बहुत ये सब था, वहां पे हमें छोटे छोटे प्लेट्स में चावल, दही, गरम पानी, थोड़ा सा नमक डाल के दिया गया। हम सब एक सर्कल में बैठे थे, सब खा रहे थे। अब हम तो खा रहे थे बिकॉज हमें इतना ध्यान नहीं था, हम हाँ, बच्चे थे हम। पर जो पेन और आंसू
मैंने अपने जो मेरे मासी मदर और हैं, मदर। मेरे मासी है, नान, उनकी आंखों में वो खाते खाते जो मैंने आंसू और दर्द देखा है, हम्म, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। शायद वो दर्द उसी चीज का कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये हम ऊपर से नीचे कैसे पहुंच गए, क्या आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लेट रहे हैं तो घास की चटाइयों पे लेट रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने क्या सीखा नथिंगनेस से? नथिंगनेस से हमने यही सीखा है सुशील जी कि लाइफ कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर आज आप दिन का राजा उजाला है। है हाँ। तो टाइम बदलने में वक्त नहीं, मतलब टाइम ऐसे चुटकियों में बदलेगा। आप राजा से रंक किसी भी टाइम हो सकते हैं और रंक से राजा किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको पता है आप कहाँ से आए हैं और अब आपकी क्या स्थिति है। तो जब भी कोई आपके पास ऐसा आए जिसकी ऐसी स्थिति हो, आप हमेशा तत्पर रहे, हमेशा आगे रहे उनकी मदद करने के लिए। क्योंकि सिर्फ लेना ही नहीं है जिंदगी से, कुछ देना भी है। जब आप देते हैं तभी आप उस चीज से कनेक्ट करते हैं जब आपके पास कुछ नहीं था। तो मैं जब, हालांकि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती हूँ कि मैं किसी के लिए क्या करती हूँ, वो अपने और ईश्वर में ही रहना चाहिए। बट जो भी करती हूँ वो यही सोच के करती हूँ कि कभी हमारा भी ऐसा फेज था, तो हमने जो सहा, तो हम वो समझते हैं कि दूसरा क्या समझ रहा होगा, दूसरा किस स्थिति से गुजर रहा होगा। तो वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो एम्पैथी की बात कर रहे हैं जी कि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर सिचुएशन एंड थिंक, या तो वो जो एक फीलिंग है वो शायद आपकी एक सीख रही जीवन में। जी बहुत सुंदर। ये तो खैर अनंत मेमोरीज है, देन यू बहुत हैव टू स्टार्ट रिलीविंग दैट मेमोरीज, तो ये जी तो पूरी रात हो जाएगी इस जी पॉडकास्ट में। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो, जैसे आप तो जॉब में थे, देर आर फीमेल्स की जो कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, उनका सेकंड फेज है। जैसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, उसके बाद शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो दैट फेज, दैट पर्टिकुलर फेज जो है 12 साल 14 साल जो है, तो उसके बाद वो खड़े होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, बिकॉज यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड एंड आपकी पकड़ है उसके ऊपर, आपके पास क्लाइंटल है। तो क्या बताना चाहेंगे कि अगर ये हो सकता है कि नथिंगनेस से कुछ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है। जी। तो उनको मतलब डरना चाहिए, या कुछ उनको लाइफ में इस बात से सीख लेकर के कि भाई कभी भी किसी भी वक्त जीवन में शुरुआत की जा सकती है? देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइफ में कभी भी, देखिए फुल स्टॉप तभी होगा जब आप सोचेंगे। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है कि कोई भी चीज ऐसी दर्दनाक आपको तोड़ती है या आपको बनाती है, आपको डिप्रेशन में डालती है या आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। हालांकि अगर मैं आपको कहूँ कि आप कह रहे थे इससे पहले कि आपकी कुछ मेमोरीज हैं, अगर आप बताना चाहें तो इसी से जोड़ना चाहती हूँ। जब हम जम्मू आए और कुछ भी नहीं था हमारे पास, गर्मी बहुत थी और ठंडा पानी नहीं होता था, कुछ नहीं था, फैन नहीं था, हम इतने कांटे थे जम्मू में कि हमारे स्लीपर के अंदर, वो ट्रायंगुलर कांटे होते थे, हमारी स्लीपर के अंदर से हमें अनगिनत कांटे चुभते थे, ओ। खून निकलता रहता था, कांटे चुभते रहते थे। और लाइट ऐसी होती थी कि बल्ब का जो बीच का एक स्प्रिंग होता है, वही एक सिंगल फेज लाइट रहती थी, लाइट तक नहीं थी शुरुआती कुछ सालों तक। फिर भी हमने पढ़ाई की, फिर भी हम आगे बढ़े, सारी जो स्ट्रगल्स है, सफरिंग्स है, हमने पीछे छोड़ा, बस अपने पे फोकस किया, अपने लक्ष्य पे फोकस किया कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या करना है। तो माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका करेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद तय करते हैं कि आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं या पीछे ही रहना चाहते हैं। ये खुद तय करते हैं जी आप।
आपके जो स्ट्रगल्स है वो आपको कैसे शेप अप करती है, आपको अच्छे के लिए शेप अप करती है या आपको पीछे खींचती है, ये आप पे खुद पे निर्भर करता है। और मैं तो यही सबसे कहूंगी कि लाइफ में कितनी भी चुनौतियां आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हमको डरना नहीं है। हमको हर किसी चीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल से हमें फेस करनी है वो सारी चीजें, क्योंकि एक इंसान इसी चीज से भांपा जाता है कि वो इससे नहीं भांपा जाता कि उसने क्या सफर किया, पर वो कितनी बार गिरकर उठा है, उससे भांपा जाता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, बिल्कुल, वो जो कहावत थी। बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो आप ये 100%। कह रहे हैं कि यू शुड फेस द बुल बाय द हॉर्न्स, एग्जैक्टली, है यू ना? शुड फेस द बुल बाय द हॉर्न्स, एब्सोल्युटली। तो ये करना चाहिए कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला जिसने मुकाबला किया करना है चाहिए, जी। वो वही सक्सेसफुल रहा भी है। जाहिर सी एग्जैक्टली, बात है, सक्सेस का मीन पैरामीटर ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ये सब करें, जी बट आपने अगर ये लाइफ जी है और उसमें आप खड़े हैं मजबूती के साथ, तो ये भी एक अपने आप में सफलता है। जी। श्वेता, आगे क्या आपका प्लान है? ये तो एक चीज़ें रही कि जॉब थी, उसके बाद आपका ज्वेलरी ब्रांड, और बीच की कहानी में जो ये सफरिंग एंड दर्द और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं दर्द आपको कई बार जोड़ता भी है तोड़ने की जगह पे, जी। तो ये आपकी कहानी से निकल के आ रहा है। तो आगे क्या सोचते हैं आप कि अ, ऐसे ही इसको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अ, या कुछ और चीज़ें आपके मन के अंदर आती हैं? क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर प्लानिंग? अभी तो फिलहाल मेरा पूरा फोकस अपनी फैमिली पे है। फर्स्ट इज फैमिली, बिकॉज माई बेबी इज वेरी स्मॉल, तो मेरा फोकस वो है। एंड साथ साथ मेरा फोकस अपने ब्रांड पे है। यही दो चीजें जिस पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस है राइट नाउ। बहुत आगे का मैं नहीं सोचती, बिकॉज आगे बहुत कुछ हो सकता है, और जहां तक मैंने सोचा है क्या पता उससे 10 गुना कुछ और अच्छा हो। तो पॉसिबिलिटीज बहुत है लाइफ में। अब ईश्वर आपको कैसे उन पॉसिबिलिटीज से जोड़ता है वो ईश्वर को ही पता है। और मैं खुद से ये नहीं कहूंगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। जैसे जैसे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं मैं उसी रास्ते पर चलती हूँ। ये जो ब्रांड बना ये भी उन्हीं की एक ग्रेस है, मेरे गुरु की ग्रेस है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसी ग्रेस से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं बहुत ब्लाइंडली नहीं कुछ भी करना चाहती हूँ, ये भी करना वो भी करना, हर जगह पे वो करना। बट जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होती हैं मेरे सामने, तो वो मैं यही सोचती हूँ कि ये ऊपर वाला ही है जो वो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने लाते हैं, और मैं उस पर चल पड़ती हूँ। जैसे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली आपसे जुड़ने की। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्वेता, हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जो 11 राइट, 111। 111 जो आपका ब्रांड है, ये बहुत सक्सेस इसको मिले, थैंक यू सो मच। और जो आपका इंटेंशन है उससे निकल करके आ रहा है कि आप बहुत सारी महिलाओं को जोड़ भी रही हैं, जी। इंटेंशंस आपके क्लियर हैं, तो जाहिर सी बात है कि देन स्काई इज द लिमिट। ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी। शायद आपको को जरूर अचीव करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। तो दर्शकों, ये थे श्वेता हांडू, और जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो ब्रांड है 111 ज्वेलरी ब्रांड, और किस तरीके से उनकी जीवन यात्रा पूरी रही है, उस जीवन यात्रा से इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी हो, हार्ड वर्क हो, और तो वो निश्चित रूप से तमाम चुनौतियों को अ, झेलते हुए, उनको समझते हुए, वो अपने जीवन में एक मकाम हासिल कर सकता है। जो कहानी श्वेता हांडू की समझ में हमें आती है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।